वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, खानदानी दुश्मनी की बिना पर एक नहीं बल्कि पांच लोगों को वक्तन फवक्तन कत्ल कर दिया गया। जो शख्स भी केस का मुद्दई बनता, पहले उसको डराया जाता और फिर उसको मार दिया जाता। 18 साल तक इश्तिहारी रहने वाले ये मुल्ज़िमान आखिरकार पकड़े गए। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे जिस जुल्म को ये लोग 18 साल से करते रहे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है चुनिया में हमारे नुमाइंदा अख्तर जिया साहब, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर साहब, बताइएगा ये असल मामला था क्या और कब से ये मामला चल रहा था? जी, ये दो ख़ानदानों, करीबी ख़ानदानों के दो भाइयों के और चचा जो भाई हैं उनकी आपस की ये छोटी सी चुदराहट की वजह से ये एक दुश्मनी शुरू हुई थी। एक ही जगह पे ये रहते थे और थोड़े थोड़े से जो इनकी चपकलिश थी वो जान लेने की नौबत तक पहुंच गई। सबसे पहले अरशद और असगर ने अपने चचा और अपने चचाज़ाद भाई को कत्ल किया। उसके बाद जो उसका मदई बना बेटा लियाकत, उसको 2016 में उस पर और उसके बेटे अहमद पे कातिलाना हमला किया। उसमें वो जानी तौर पर तो बच गए लेकिन वो काफ़ी शदीद ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद ये फिर 2020 में इन्होंने लियाकत को चलते हुए सड़क में दोपहर के वक्त उसको दौरान जो ड्राइविंग करते हुए मुरसल बैठा हुआ था कत्ल कर दिया और बेदर्दी से कत्ल किया। और उसके ऊपर वो कत्ल करने के बाद भंगड़े भी डालते रहे। तो जब ये मदई बनी इसकी बीवी और इसका बेटा जो उसका शहादती बना उस केस का, अपने वालिद का लियाकत के मर्डर के बाद 2020 में जो कत्ल हुआ था, तो इन्होंने पहले तो शहादियों को बिठाया कि आपने शहादत नहीं देनी, अगर आप ये सारे केसों में ऐसे ही करते थे ताकि हम मुकदमों से बरी हो जाएं। तो जब इन्होंने ये आसिया और उसका बेटा बाज नहीं आए पैरवी से, तो उन्होंने बेदर्दी से 23 फरवरी को वापसी जाते हुए जो चुनिया बाईपास पे बेदर्दी से और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वो दोनों माँ बेटे को बड़े गलत तरीके से जो है उनको कत्ल कर दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक कहेंगे कि हमारी एक ऐसी बदनसीब बहन जिनके वालिद को, वालदा को, भाई को, इनके दादा को, इनके एक चचा को मुख्तलिफ अदवार में बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, इनके अपने ही रिश्तेदार थे। अब बाकी जो इनके अपने ख़ानदान में से सिर्फ ये और इनका एक छोटा भाई है। और जो मुल्ज़मान थे डेफिनेटली आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से उन्होंने बाकायदा हमारी बहन को बुलाया, उनकी बात सुनी और फिर उन्होंने अहकामात जारी किए कि 15 दिन के अंदर अंदर वो ख़तरनाक कातिल जो कि 18 साल तक पकड़े नहीं गए वो पकड़े जाने चाहिए। और ऐसा ही हुआ। तीनों जो मुल्ज़मान हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी बहन मौजूद है, उनसे बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। काफ़ी एहतजाज भी इन लोगों ने किया, हमारी बहन ने भी काफ़ी एहतजाज किया इसी हवाले से। फिर आईजी साहब ने इनको बुलाया, फिर इनसे बात की और फिर आईजी साहब के अहकामात पर DPO कसूर ने और उनकी पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए ख़तरनाक कातिलों को पकड़ लिया। बहन, बड़ा अफसोस है हमें। ये बताइएगा कि कितनी मुश्किल हालात से आप लोग गुजर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अफसोस का लफ्ज़ कहना वो भी बड़ा छोटा लग रहा है कि जो हालात आप पे, अपने भाई पे, जो आप लोगों पे गुजरी है। 2005 में ये वक्त मेरे पहले दादा और चाचू को कत्ल कर दिया गया था। तब मैं 1.5 साल की थी मेरी, अब मैं 18 की हुई। उसके बाद पापा उस केस के मदई थे, पापा केस की पैरवी करते रहे। पापा मदई थे, उनको इन्होंने मारने की कोशिश की और उसमें मेरा भाई तब 16 ईयर 2016 में ये वाक़या हुआ था। मेरा भाई 16 ईयर का हो गया था। वो और मैं, मेरी एज दोनों की, हम दोनों की 18 ईयर है। तो दोनों की जान, पापा की भी जान बच गई और मेरे भाई की भी जान बच गई। फिर 2020 में फिर इन्होंने दिन दिहाड़े मेन रोड पे इन्होंने मेरे पापा को कत्ल कर दिया। हमला क्यों करते थे कि केस की पैरवी न करें? केस की पैरवी ना करें। उन्होंने पापा को भी कत्ल कर दिया, लेकिन तब पुलिस की तरफ से कोई इतनी अच्छी कार्रवाई नहीं हुई कि इलाहाबाद पुलिस में वो 2020 की बात बता रही हैं? जी, 2020 में। आपके वालिद को और ना 2016 में हुई और ना 2020 में हुई। पुलिस स्टेशन इलाहाबाद में। तो उसके बाद ये शेखुपुरा रेंज में बच्चा गवा के केस में पकड़े गए थे। शेखुपुरा पुलिस ने पकड़ा था। दूसरी वारदातें भी कर रहे थे ये लोग। दूसरी वारदातें, उनसे भी इन्होंने कहा कि हमें पैसे दें और उन्होंने नहीं दिए। इन्होंने उनका बच्चा उठा लिया, फिर ये पकड़े गए।
उसके बाद तब ये जेल में आए थे, शेखुपुरा पुलिस ने इनको पकड़ा था। अब 2023 में मेरी मामा केस की मतलब सुनवाई थी, उस दिन वो जा रहे थे। जज ने उन्हें कहा था कि अगर आपको खतरा तो आप ना आएँ, लेकिन जब इसकी सुनवाई एक एक करके मतलब इसकी सुनवाई थी तो फिर जज ने बुलाया। मामा गए हुए थे, मेरा मामा गवाह मदई थी और भाई गवाह था। आपकी वालदा मुदई थी, भाई गवाह था? भाई गवाह था। दोनों गए पेशी के लिए? क्योंकि उस दिन इसकी सुनवाई होनी थी। तो रास्ते में इन्होंने उनको जाते हुए या वापसी पे? ठीक है। उनको उस वक्त भी कत्ल कर दिया गोलियां मार के। तो उसके बाद फिर डेफिनेटली फिर आप लोगों ने ये आईजी साहब ने फिर एक्शन लिया, फिर सारे मामला हुए। अब लोग आपके मुल्ज़िमान मेरे मामा के कत्ल को तकरीबन 1 माह हो गया था। पुलिस काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, आई डोंट नो, मुझे इतना अच्छा नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरे कज़न ने मुझे कहा था कि आप ये खुद करेंगी तो शायद आपकी ज़्यादा सुनी जाएगी। तो मैंने फेसबुक पेज पे पंजाब पुलिस का जो ग्रुप था उसमें मैंने ये ऐड लगाई। मैंने लिखा मेहनत से सारा स्टार्टिंग से लेकर आज तक जो भी हुआ, और नीचे मैं सब लगाया। फिर एक पुलिस वाले ने मतलब मेरे से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे आईजी साहब पे पेश किया। ठीक है। तो यानी कि आप अब आईजी साहब ने आपकी बात सुनी और अब आपके मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं? उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि 15 दिन के अंदर अंदर मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या अब भी आपको खतरा है इन लोगों से? जी, अभी ये खुद गिरफ्तार हो गए, लेकिन इनके शूटर बाहर ही हैं। इनके जितने भी शूटर हैं वो बाहर हैं? और आप लोगों को भी जान का खतरा है? आपको और आपके भाई को भी? जी। आईजी पंजाब उनके अहकामात पर डीपीओ कसूर और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की, और ये ख़तरनाक जो कातिल हैं जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 5 लोगों को कत्ल किया, वो अब इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इस हवाले से बात करते हैं, क्या वजूहात थी जी, क्यों 5 लोगों को मार दिया गया, लड़ाई कहाँ से शुरू हुई और ये दुश्मनी कब से है, प्लस ये लोग आपस में इनका क्या ताल्लुक़ है, ये हम जानेंगे SHO साहब से। जी असम साहब बताइएगा, ये सारा मामला सबसे पहले तो बड़ी कामयाबी है कसूर पुलिस की और स्पेशली आपके थाने की पुलिस की, क्या मामला है क्या असल में? ये जी चूनिया तहसील में एक गांव है मस्तोवाल, यहाँ पे 2 भाई रहते थे, एक का नाम अमीन था, एक का नाम दाऊद। ये दोनों बेसिकली उनकी औलादें हैं जिनका आपस में झगड़ा शुरू हुआ। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, हमारी जो तफ्तीश है उसके मुताबिक ज़मीन का या कोई आपस में चौधराहट का मामला था। लेकिन दोनों आपस में ये दोनों सगे भाई हैं, अमीन और दाऊद। सगे भाइयों की दुश्मनी? दोनों सगे भाइयों के जो औलादें उन्होंने आपस में झगड़ा शुरू किया 2005 में। 2005 ये जो दाऊद था उसका बेटा असगर, ये जो PO चला आ रहा था अभी, जो अरेस्ट हुआ है तकरीबन 18 साल के बाद, इस पार्टी ने जो अपना चचा था सका अमीन और उसके बेटे यानी अपने फर्स्ट कदन अल्ताफ़ को मर्डर कर दिया ज़मीन के मामले में। उसके बाद इन दोनों बाप बेटों का जो मर्डर का जो मुद्दई था वो लियाकत बना। लियाकत उस शख्स मकतूल का बेटा और मकतूल जो दूसरा था भाई अल्ताफ़ उसका भाई था ये। ठीक है। और पर्चा दर्ज हुआ असगर वगैरह के ख़िलाफ़, असगर और उसके वालिद दाऊद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें और मुल्ज़मान भी थे। ये फर्दर जो मामला चलता रहा तो दोबारा इसमें असगर जो पार्टी थी ये इश्तिहारी हो गए और यहाँ से फ़रार होकर कराची चले गए। तब कत्ल करके अपने चचा और अपने कज़न को कत्ल करके कराची चले गए और रैपिडली अपनी जो ये शहर हैं तब्दील करते रहे। कभी ये हासिलपुर चले जाते, कभी आज़ाद कश्मीर चले जाते, मुख्तलिफ एरियाज़ में ये किराए के मकान लेके अपने आप को शिफ्ट करते रहे और मुसलसल ये जो मुद्दई हैं उनको थ्रेट भी करते रहे। इन्होंने दोबारा 2016 में जो अपने इस मुकदमे का मुद्दई था लियाकत, उस पर हमला किया जिसमें इसका बेटा अहमद और लियाकत जो ज़ख्मी हुए, लियाकत की टांगों पे फायर लगे, अहमद के बाजू पे फायर लगा, लेकिन ये खुशकिस्मती से महफूज रहे। तो ये हमला जो करते थे, ये जब इश्तिहारी लोग थे, ये खुद ही करते थे? जी, ये खुद करते थे, ये खुद करते थे। कौन जो मेन कातिल जिसने पहले 2 कत्ल किए? असगर और उसका जो बेटा है ये इसमें नामजद थे और इनके कुछ जो इधर इलाके में कुछ इनके जो सहूलतकार थे वो इनको इन्फॉर्मेशन वगैरह फ्राहम करते थे। अच्छा, तो यानी कि जो मुद्दई मुकदमा थे उनको ये मुसलसल डराते भी रहे, धमकाते भी रहे और थ्रेट भी करते रहे और उन पर बाकायदा हमला भी करते रहे, जान से मार। जो 2 सगे भाई थे, उन सगे भाइयों की लड़ाई थी, उनकी औलादों की लड़ाई आगे? उनकी औलादों की लड़ाई आगे चली। एक सगा भाई मर्डर हुआ ना इसमें, और जो दूसरा सगा भाई था वो इन्वॉल्व था उस मर्डर में? वो उसमें इश्तिहारी हो गया, वो भी इश्तिहारी था 2005। वो भी कत्ल में सारे इस मामले में इन्वॉल्व था? जी जी बिल्कुल। यानी कि भाई ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने भाई और भतीजे को मारा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ओके। उसके बाद 2016 में लियाकत पे हमला हुआ, लेकिन लकीली वो उसमें महफूज रहा, ज़ख्मी हुआ। उसके बाद दोबारा 2020 में लियाकत पे हमला होता है और उसको मर्डर कर दिया जाता है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है जी ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ने वाले उन 5 अफराद, जो एक ख़ानदान था पूरा,
उसमें से बच जाने वाला वाहिद मर्द यानी वाहिद नौजवान, एक ये बेटा है जी मकतूला का और मकतूल का भी। कब से ये मामलात हुए, किन किन लोगों को कत्ल किया गया, ये हम इसे जानते हैं। बच्चे बड़ा अफसोस है जी, आपकी वालदा को भी, आपके वालिद को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये सिलसिला कब से शुरू है? आपके किन किन जो रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया गया? ये सिलसिला 2005 से शुरू हुआ है। 2005 में इन्होंने मेरे दादा और चाचा, छोटे चाचा को मारा, और फिर मेरे उससे बड़े चाचा को मारा। अब 2020 में उन्होंने मेरे पापा को मारा अभी, और पिछले मई के महीने में उन्होंने मेरी मम्मा और मेरे भाई को भी मार दिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आईजी साहब का, डीपीओ साहब का, कि इन्होंने अपनी टीमों के साथ इन हमारे मुजरिमों को पकड़ा। अब मैं ये गुजारिश करता हूँ कानून के मुताबिक इनको सज़ा दिलवाएँ और हमें इंसाफ दें, और ताकि हमारी ज़िंदगी बच जाए, मेरी और मेरी बहन की। आपकी बहन आपसे बड़ी है या छोटी है? बड़ी। अब पूरे ख़ानदान में सिर्फ आप 2 लोग रह गए हो? हाँ जी। यानी कि अगर मेल्स में देखा जाए तो आप हो इकलौते, आप रह गए और बाकी एक सिस्टर आप? हाँ जी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुल्ज़मान 2005 से लेकर 2023 तक मुख्तलिफ अदवार में या मुख्तलिफ वक्तों में 5 अफराद का जो कत्ल किया है। बात करते हैं जिन मुल्ज़मान से, क्या वजूहात थी, कब से ये दुश्मनी स्टार्ट हुई और क्यों बात 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 कत्लों तक पहुंच गई। आपका नाम? असगर अली। अच्छा, ये बताइए कि कब से ये दुश्मनी है और क्या मामला क्या था, क्यों इस हद तक बात पहुंची कि 5 लोगों को ख़त्म कर दिया, कत्ल कर दिया आप लोगों ने? जनाब, एक पानी की नाली थी और उससे भाई का और चचाजाद भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ। वो झगड़े में ऐसे हुआ कि मैं गया उनको छुड़ाने के लिए कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो। वो छुड़ाते मेरे चचूजाद भाई जो था उसके हाथ से मेरे सर में बाला लग गया। मैं तो उधर गिर गया, बेहोश हो गया। पहला कब हुआ कत्ल? ये हुआ 2005 में? 2005 में हुआ। कौन कौन गया? 2005 में पहले मेरे भाई को फायर मारा उन्होंने, इधर से फायर लगा 7mm राइफल का और इधर से निकल गए। उसको लाए अस्पताल, डॉक्टर ने इधर से जवाब दिया, उसको ले गए लाहौर, उधर उसका इलाज करवाया। वो 4-6 महीने बाद थोड़ा चलने फिरने वाला सही हो गया। अभी उसके दोस्त थे जिनके पास वो जाता आता था, वो भी उसके साथ आते जाते थे। ऐसे चचूजाद भाई जो ने हर वक्त हाथों में राइफलें रखते थे। हमारा एक ही जगह गाँव है, एक ही जगह रैश है। इसने बताया कि यार ऐसा नहीं करो, पहले भी तुझे ने ज्यादती की है, अभी भी हमको डरा रहे हो। इस बात से इनका फिर दोबारा झगड़ा ज़्यादा हो गया, लड़ाई हुई और लड़ाई में मेरा एक चचा का बेटा, ये दो में कत्ल हो गया। आप लोगों से? हम लोगों से नहीं ना, मेरा भाई और उनके दोस्तों से। मेरा उससे कोई तल्लक नहीं। भाई किधर आपका? भाई तो जेल में है। भाई जेल में? अच्छा, वो कत्ल तब हो गए? हाँ, वो जेल चला गया? वो जेल चला गया। उसके बाद जो कत्ल हुआ है वो क्यों किया आप लोगों ने? वो 4-5 साल बाद आया जेल से। हमारी उनसे सुलह की बात हो रही थी। एक जैन लड़का है निज़ामपुरे का, और एक मेरा भाई अरशद, इनका उनकी दुकान पे ठिंग मोड़ के करीबी फिर झगड़ा हो गया आमना सामना। उसमें वो लियाकत जो है ना, वो शहीद हो गया, मर गया। किसने मारा उसको? या अरशद ने मारा या हुसैन ने मारा, ये तो 2 बंदे थे। उसके साथ 2 बंदे नामजद मुल्ज़मान आप हैं उसमें। हाँ जी। अल्लाह वारसा, अगर मैं किया होगा तो मैं अल्लाह से सज़ा पाऊँगा। मैं किया नहीं है तो मैं ऐसे कैसे बोल दूंगा मैं किया। जी, अभी हमारे साथ तशरीफ़ ला चुके हैं जी SHO साहब असलम भट्टी साहब, जिन्होंने इस केस को सॉर्ट आउट किया है। और 18 साल से जो लोग मफरूर थे, ये वो शख्स है जी, उसके 2 बेटे हैं। और जब इससे हमने बात की तो ये कह रहे जी कि मेरा भाई जो जिसका झगड़ा हुआ था उसने ही कत्ल किया। बहरहाल हमारी मुदई से भी बात हुई है, हमारी SHO साहब से भी बात हुई है और अल्लाह हुकाम से भी बात हुई है। तो डेफिनेटली ये नामजद मुल्ज़मान जो थे
ये इस केस के ये असगर और इसके 2 बेटे हैं। इसी वाले से हम एसएचओ साहब से बात कर लेते हैं कि मामला है क्या, ये कुछ और कहानी सुना रहे हैं और असल मामला हैं क्या। जी असल साहब बताइए कि ये तो शख्स ये कह रहा है जी कि मैं तो कत्ल में इन्वॉल्व नहीं हूँ और ये मामला, तो आप इस पर डेफिनेटली ज़रूर इस हवाले से बताइएगा कि असल हक़ाइक़ क्या है। असल हक़ाइक़ इस तरह है कि ये असगर और अरशद जो है ना, ये दोनों इस जो 2005 में मुकदमा हुआ है इसके मेन ऑर्गेनाइज़र और इसमें जो नामजद FIR अरशद और इस शख्स का भाई जी छोटा भाई है, और असगर ये खुद है, ये असगर ये खुद है, और दोनों जो है ना इस मुकदमे के मरकज़ी किरदार हैं और नामजद FIR हैं। और उसके बाद जो अरशद है वो पकड़ा जाता है, अरेस्ट हो जाता है, वो जेल में चला जाता है। जो असगर है वो एब्सकॉन्ड कर जाता है। ये शख्स ये खुद को अपने आप को केस की पैरवी होती है, पर अरशद जो पकड़ा गया है जी उनके खिलाफ जो केस की जो ट्रायल है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद जो मुद्दई मुकदमा है उसको मुख्तलिफ थ्रेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं असगर की जन्म से। वो कौन देता है? वो असगर देता है ना ये। हाँ जी, धमकियाँ शमकियाँ दे रहे हो, धमकियाँ लगा किसको जनाब? ये बताएं, ऐसे जैसा बता रहे लियाकत को। और लियाकत पे 2016 में मर्डर अटैम्प्ट भी होती है। वो कौन करता है? जो असगर करता है, उसमें भी असगर नामजद FIR है। बेटा कौन है जी इनमें से? ये है जी बकास, हमारा नाम बकास है जी। और तुम्हारा क्या नाम है? शहजाद। अच्छा, उसमें लियाकत पे जो मर्डर अटैम्प्ट होती है, लियाकत उसमें बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है, उसकी टांग पे फायर लगते हैं। जो उसका बेटा अहमद है उसके बाजू में फायर लगते हैं। अच्छा, उस वक्त हमला यही तीनों करते हैं? जी, ये इनका बेटा और ये असगर इसमें ये इन्वॉल्व जी। ठीक है। उसके बाद भी ये इश्तिहारी हो जाते हैं, यहाँ से रूपोश हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा लियाकत पे 2020 में हमला होता है। ठीक है, मकसद सिर्फ ये था कि अरशद को छोड़ दिया जाए, इनके भाई को, जो इनका मुकदमा है इसकी पैरवी ना की जाए। जी, मुकदमे की पैरवी ना की जाए और उसकी जो उसमें जो कन्विक्शन है वो ना हो सके। उसके बाद 2020 में दोबारा जो लियाकत पे अटैम्प्ट होती है मर्डर और उसमें वो हलाक हो जाता है, उसमें भी ये तीनों नामजद FIR हैं। ठीक है। ये उसको कत्ल करने के बाद दोबारा ये इस एरिया से गायब हो जाते हैं और कराची, हासलपुर और मुख्तलिफ जगह पे इनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस होती है। लेकिन पुलिस की पहुंच से ये अपने आप को दूर ले जाते हैं और इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाती। सर एक कत्ल दूसरा कत्ल, ये बढ़ाते गए आप लोग मामलात को, इस तरह ना करते इस लेवल तक बात ना पहुंचती? सर जी हाँ, हमने कोई किसी को भी कत्ल नहीं किया। किसी तो पुलिस झूठ बोल रही है? किसी को ये बताया है कि इसको कत्ल करो। ये तो जो रिकॉर्ड है, जो मैं बता रहा हूँ कि जिसका उनसे झगड़ा है, उनका आपको पता है कि जो पीछे रह गए सिर्फ एक बच्चा और एक बच्ची रह गए उनके, उन्होंने आईजी साहब से रिक्वेस्ट की है और आपके भी रिश्तेदार हैं वो लोग। हाँ जी। क्या रिश्ता आपस में आप सबका? उस दिन पहले तो उन्होंने एक ही 2 भाइयों की औलादे हैं ना आप लोग? हाँ जी 2 भाइयों की औलादे हैं। मेरी माँ को उन्होंने मारा है, मेरे बाप को उन्होंने मारा है, उस अरशद के 2 दोस्त मारे हैं, 4 आदमी पहले उन्होंने मारे हैं तो फिर अरशद ने उनको मारा है या उसके दोस्तों ने मारा है। ऐसा अरशद का दिमाग ख़राब थोड़ी है कि उसको मारना शुरू कर देगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अभी जो रिसेंट केस में जो मुद्दइया थी, जो मर्डर हुई थी पेशी से वापसी पर, और उनका बेटा, ये उनके जो भाई हैं, जो खातून कत्ल हुई थी और अब उनके केस के अब ये मुद्दई हैं। बहरहाल ओवरऑल जो सिचुएशन जो नज़र आई है, पुलिस ने जो मेन कातलों को तो पकड़ लिया, लेकिन फिर भी जो बाकी जो मज़ीद इस केस को परसू कर रहे हैं मुद्दई, वो भी उनको भी एहतियात की ज़रूरत है डेफिनेटली। उनसे हम बात करते हैं सारा मामला था क्या, क्यों इस हद तक मामला पहुँचे कि 5 लोग जो हैं वो उनको मौत के घाट उतार दिए गए। सबसे पहले तो हमें अफसोस है जी आपके हमशेरा के हवाले से भी, आपके दूसरे जो जितने भी रिश्तेदार थे उनके हवाले से, ये मामला था क्या, क्यों ये दुश्मनी इस हद तक पहुँच गई कि 5 कत्ल हो गए? ये जनाब दुश्मनी सके ताया चाचा ने सी। अच्छा। ये अरशद नामी ये वारदात करता सी, सैकड़ों चोरी करता सी, खोंदा सी रोड तो। अरशद जड़ा भतीजा लगता सी? अरशद उनका ताए का पुत्र सी, 24 लियाकत दा। ठीक है। जरा 14 मीन कत्ल हुआ उनका भतीजा सी। असगर ते अरशद 2 सगे भरा ने? हाँ जी। इन्होंने किनू कत्ल किया? इन्होंने आदे चाचे 14 मीन नू तो उनके बेटे आतिफ नू। ठीक है। 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2005 ਚ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀਏ। ਦਾਊਦ ਅਸਗਰ ਨਹੀਂ ਫੜੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਲਿਆਕਤ ਮਦਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 2016 ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। बिल्कुल वो दसिया साहब ने, फिर 2020 हमला आया तो फिर मारता। 2016 च हमला किया ने, दोवें प्यो बेटा
ਦੋ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਜੂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਾਪ ਦੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ 2020 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਇਆ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, 2 ਹੁੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ 14-15 ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਨਿੱਕਲ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸੀ ਸੱਕੀ ਆਸੀਆ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਰਵਰੀ ਕਤਲ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ FIR 8 FIR ਧਮਕੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ 8 FIR ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਰਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ ਫੈਰ 2 ਮਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ तकरीबन 50-60 फैर मारे। ये तो फुल कह रहे हैं जी कि हमारा तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस हवाले से आप लोगों के पास तमाम एविडेंस स्ट्रॉन्ग है। जो मेन नामजद मुलजमान है जिन्होंने 5 लोगों को कत्ल किया है, वो ये तीनों ही हैं आपके ख्याल में? ये जो भी लास्ट इंसिडेंट हुआ है जिसमें माँ और बेटे को बड़ी ब्रूटली गोलियां मारकर मर्डर किया गया है, उसमें ये शख्स जो है, ये शहजाद, ये लड़का, ये शामिल है। अच्छा, बाकायदा CCTV फुटेज में इसकी फुटेज हमारे पास मौजूद है और ये CDR में उधर इसकी लोकेशन जो है वो मौजूद है। इनका सक्का भांजा जो ऑलरेडी इस केस में हमने जेल भेज दिया है, अरसलान अजीज़, वो भी इनके साथ शामिल है। कितनी गोलियाँ चलाई थी इसने उस वक्त? तकरीबन दोनों जो मर्डर हुए हैं, बाप माँ और बेटा, उनको तकरीबन 30 गोलियाँ इन्होंने, टोटल 60 गोलियाँ। जी। इतना क्यों गुस्सा था तुम्हें? क्या गुस्सा था? जनाब मैंने नहीं कत्ल किया, मैंने नहीं किया। CCTV फुटेज है उनके पास? मैं बाइक चला रहा था। बाइक चला रहे थे? कत्ल किसने किया फिर? अरसलान ने। अरसलान ने किया? यानी कि तुम्हारे साथ मौजूद था वो? जी। तुम बाइक चला रहे थे? जी। तो बाइक पे तो लेके तुम गए? वो मुझे कह रहे थे कि उनका, मेरी बात तो सुन लो ना यार, इतनी तो बात क्लियर होगी ना। या नाज़रीन, अब ये बात एटलीस्ट ये तो क्लियर हुआ कि जब मर्डर हुआ, ये खुद बता रहा है कि मैं बाइक चला रहा था, अरसलान ने गोलियां चलाई। बाइक पे था तुम्हारे साथ? क्या कौन सी बंदूक थी उसके पास? उसके पास पिस्टल था। पिस्टल था? और अरहम भी साथ था उसके, 2 थे। अरहम भी था। और तुम तीनों एक ही मोटरसाइकिल पे थे? जी। अच्छा, अरसलान भी था और अरहम भी था और तुम भी थे, तुम बाइक चला रहे थे। तो कब इरादा किया कि आके, तो तुम्हारी क्या लगती है जिनको कत्ल किया? मेरे वाले साहब की चचाजाद भाई की बेगम थी। अच्छा, चचाजाद भाई की बेगम थी और साथ उसका बेटा भी था। जी। अच्छा, तो उस वक्त फिर जब तुम लोग वहाँ पर पहुँचे, किस जगह पर पहुँचे, कहाँ पर फायरिंग की? मुझे उन्होंने बताया कि उस अरसलान का किसी लड़की के साथ अफेयर था, उसके पास जाना है, उनके घर। मैं उनको साथ लेकर जा रहा था। जब वो इनकी बाइक के पास पहुँचे तो उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। तुम कराची से कब आए? मैं कराची से इधर एग्ज़ाम देना इधर पढ़ा हूँ, इंटर के एग्ज़ाम। नहीं थे मुझ पे पहले कोई FIR नहीं। तो तुम तो वाले साहब कह रहे हैं हम कराची चले गए थे, छोटे छोटे थे, जब छोटे थे तब उसको बड़ा किया, तो उसी वक्त ही वापस क्यों आए जब कत्ल हुए? तो उसी वक्त वापस नहीं आया, मैंने इधर मैट्रिक भी इधर किया, इंटर भी इधर किया। अच्छा। हाँ। तो अरसलान और अरहम थे साथ? जी। तो तुम बाइक चला रहे? जी। एटलीस्ट ये तो बात मान गया है बच्चा आपका, आप तो कह रहे हैं मैंने इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, तो अब तो ये तो क्लियर हो गया ना जी? आपके इल्म में नहीं था? मेरे इल्म में नहीं था। अभी गिरफ्तार भी हो गए हैं, आप इकट्ठे हैं, एक ही जगह पे बांध अभी हो गया मेरे इल्म। नहीं, अभी भी आपको इल्म नहीं हुआ कि हो गया जनाब, अभी तो मेरे को इल्म हो गया। नाज़रीन, अभी ये चीज़ जो पुलिस बता रही है, और डेफिनेटली इस चीज़ को तो ये उस लड़के ने इसको सेकंड भी कर दिया कि जिस वक्त 60 गोलियां मारी गईं उस खातून को और उसके बेटे को, क्योंकि वो केस की पैरवी कर रही थी अपने ही खावंद के कत्ल की, जो कि इनकी आपस के जो झगड़े हैं जो चलते आ रहे हैं। तो उसमें ये लड़का बता रहा है जी मैं खुद बाइक भी चला रहा था, मैं उनके साथ मौजूद था। तो ये पहले तो मान ही नहीं रहे थे, अभी कह रहे हैं जी कि मुझे अभी इल्म हो गया है। तो अब मज़ीद हम बात कर लेते हैं SHO साहब से। जी असलम साहब जी, ये जो FIR दर्ज हुई है, इसमें जो मौके के गवाहान हैं उन्होंने इनको मौके पे पहचाना है और नामजद किया है, वो इस चीज़ के आई विटनेस हैं। ये तमाम लोग इस वकूअ में मुकम्मल शामिल हैं और ये अभी बहुत चालाक और शातिर किस्म के मुलज़मान हैं जो काफ़ी अरसे से रूपोश थे। तो
ये अपने जो इनके हवाले से आप बता रहे थे कि पहले कहाँ क्या काम करते थे ये पुलिस में 3-4 साल जॉब कर चुके हैं और पुलिस की ट्रेनिंग भी इन्होंने ली हुई है। और इसलिए पुलिस में क्या ऐसा क्या काम करते थे आप? हाँ जी, पुलिस में क्या थे आप? पुलिस में सिपाही थे। सिपाही थे हाँ आप? जी। तो सिपाही कितना अर्सा रहे आप? 3-4 साल। 3-4 साल। हाँ जी। ठीक है। कहाँ पे ज़्यादा जॉब किया आपने? लाहौर। अच्छा। ये तमाम जो पुलिस की वर्किंग है उसको बड़े माइन्यूटली समझते हैं और ये इतनी आसानी से अपना जुर्म जो है वो कबूल नहीं करने पे तैयार। लेकिन जो तमाम एक चीज़ तो कंफर्म होगी ना, ये तो अभी खड़े खड़े ही बात क्लियर होगी कि ये उस लड़के ने बता दिया जी कि उनके साथ बाइक पे जा रहा था, बाइक ये चला रहा था, फायरिंग उनके भाई। ये तो अब मज़ीद तफ्तीश में चीज़ें आ जाएंगी कि जो भी इनका एक हमराई मुलज़म जो ऑलरेडी इस मुकदमे में जेल में जा चुका है उसने तमाम इस जो वक़ूआ है उसका एतराफ़ किया और बल्कि इनकी जो मौके पे शमूलियत है उसका भी एतराफ़ किया। उसने अरसलान अजीज़ ने। ठीक है। अरसलान ने क्या कहा था इनके बारे में? किसने फायरिंग किसने की थी? अरसलान अजीज़ के बकौल के मैंने और ये जो शहजाद है और अरहम हम तीनों ने फायरिंग करके जो उनको मर्डर किया, दोनों को। हाँ, उसमें जो वक़ूअ में इस्तेमाल होने वाली बाइक है वो भी रिकवर हो चुकी है और जो असला इस्तेमाल हुआ है वो भी रिकवर हो चुका है। ठीक है। और जो भी तमाम फ्रांसिक शवाहिद हैं वो तमाम इनके ख़िलाफ़ है और हमारे पास मजबूत जो शवाहिद मौजूद हैं जो हम अपनी केस फाइल तैयार करके कोर्ट में भिजवाएंगे और इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। ठीक है। कोई नदामत वगैरह, कोई परेशानी, कोई अफसोस नहीं कि ये एक झगड़ा शुरू होता है और इख्तिताम उसका? जनाब मुझे इस झगड़े का पता ही नहीं था, ना तो इनका मैं कोई सहूलतकार हूँ, ना कोई इनको हथियार दिया, ना कोई देखें जा रहा है, ना कोई कर रहा है जनाब मोटरसाइकिल दिया। वो अरशद के बेटे का मोटरसाइकिल है, उसने हथियार लाया, ये बच्चा भी उनके साथ चला गया, मेरे नहीं इल्म में। ये जो अरशद इनका भाई है उसको भी हमने इस मुकदमे में शामिल तफ्तीश किया है, उसको भी इधर ला के तो वो भी तमाम जो वक़ूआ है उसकी तस्दीक करता है और इस बात की जो हमारे पास CDRs और जियो फेंसिंग में इनकी जो मौके पे मौजूदगी है वो हमारे पास ठोस शवाहद मौजूद है इस बात की। बहरहाल जी मामलात सामने हैं। हमने आपको बता दिया SHO साहब को और ये जो मुल्ज़मान हैं इनको हमने सामने कर दिया। डेफिनेटली जो मज़ीद इंटरोगेशन में चीज़ें सामने आएंगी वो भी पता चलेगा। बकौल इनके कि ये इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन इनके बेटे ने खुद ही बता दिया कि जी जब कत्ल हुआ तो यहाँ पर वो साथ मौजूद था। और अब हम तो ना इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ना ही जो है वो कोई और बात हम कर रहे हैं। जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो हमें बता रहे हैं SHO असलम भट्टी साहब। और जो एविडेंस बकौल इनके कितने स्ट्रॉन्ग है कि इन लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से सज़ा मिलेगी। लेकिन मकसद सिर्फ ये है मेरा प्रोग्राम जुर्म नकाब में, खुदारा जो इस शख्स ने बता दिया कि जी एक छोटी सी बात पर लड़ाई होती है और ये एक ही सगे भाइयों की सगी आगे औलादें हैं और आपस में दुश्मनी बढ़ती बढ़ती यहाँ तक चली गई कि 5 लोगों की जान जो है वो ले ली गई। बहरहाल जो भी हो, इस तरह के मामलात में अपनी रंजिशों को, अपने दुश्मनियों को इस हद तक मत ले जाने दें या मत इस हद तक चले जाएं कि अंजाम इतना भयानक हो, कोई किसी की जान ले ले या किसी को जो है वो इस अंजाम से गुजरना पड़े कि ये लोग अब कह रहे हैं जी कि हमने कुछ नहीं किया। बहरहाल जो भी तफ्तीश में चीज़ें सामने आएंगी हम तो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे किसी पर भी, लेकिन जो एविडेंस है वो पुलिस के पास वो स्ट्रॉन्ग है। और मुद्दई से भी हमारी बात हुई, उसने भी यही कहा जी कि हमारे यही मुल्ज़मान हैं और अब फर्दर जो भी कानून की कार्रवाई होगी डेफिनेटली वो कानून के मुताबिक होगी। हम सिर्फ यही चाहते हैं, मेरा मकसद प्रोग्राम का यही है कि लोगों को बता सको खुदारा सगे भाई की जान का दुश्मन, बच्चे अपने वालिद को मार देते हैं, वालिद अपने बेटों को मार देते हैं। अल्लाह सब पर रहम करे, इस तरह की नौबत किसी पे ना आए, कोई इस तरह की नेगेटिविटी की तरफ मत जाए। बस यही है कि बुरा करेंगे तो उसका अंजाम हमेशा बुरा है। और अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और हर तरह और हर किसी के शर से अल्लाह ताला हमें बचाए। इसी दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।